नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम केवल सर और आपका अपने YouTube चैनल पैरामाउंट एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग लॉकडाउन की इस स्थिति में भी जहां कहीं भी होंगे सही सलामत से होंगे। दोस्तों, इसके पहले के चैप्टर में हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़े थे कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। भारतीय संविधान एकात्मक है कि संघात्मक है। तो एक चीज मैं यहीं पर क्लियर कर देना चाहूंगा कि यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछ दे कि हमारा संविधान एकात्मक है या संघात्मक है, तो आप न तो एकात्मक कहेंगे और न ही संघात्मक कहेंगे। हमारा संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, दोनों है, एक नहीं है। यानी कि केवल एकात्मक है, यह भी नहीं कि केवल संघात्मक है। एकात्मक के साथ साथ संघात्मक है या संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी है। ये हमारे संविधान की प्रकृति है, नेचर है। और उन विशेषताओं को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे देश के संविधान को एकात्मक बताता है, एकात्मक विशेषताएं। और फिर पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन सी वो विशेषताएं हैं या बातें हैं जो हमारे देश के संविधान को संघात्मक स्वरूप प्रदान करता है। तो आज इन्हीं चीजों पर चर्चा होगी कि एकात्मक स्वरूप की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और संघात्मक स्वरूप के कौन कौन से विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान के एकात्मक स्वरूप और संघात्मक स्वरूप की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो अंत तक देखिएगा। एक एक पॉइंट बीच में इनसे भी मजेदार, इनसे भी रोचक तथ्य बताए जाएंगे। जो हो सके आप इतने वीडियो देख करके छोड़ दें तो उस अमूल्य ज्ञान, उस ज्ञान से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए वीडियो अंत तक देखिए और यदि अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। तो अब क्लास स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए। एकात्मक स्वरूप की विशेषताएं। तो पहला ये केंद्र को अधिक शक्ति। एकात्मक मतलब होता है कि एक तरफा, एक तरफ, केंद्र की तरफ एक तरफा शासन किसी एक प्रकार का, वही एकात्मक है। तो इसमें जो भी चीजें रहेंगी वो सब एक तरफ, एक व्यक्ति को सब पावर दे दिया जाएगा, केंद्र को दे दिया जाएगा पावर। तो देखिए, केंद्र को अधिक शक्ति। हमारे देश के संविधान में यदि तुलना किया जाए राज्य केंद्र में, तो केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त है। आप पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में केंद्र को 100 विषय प्राप्त है। केंद्र सूची में ऐसे विषय हैं जिनकी संख्या 100 है। और राज्य सूची में पढ़ेंगे तो 61 विषय हैं। समवर्ती में 52 थे, 47 विषय हैं। तो उन विषयों में भी केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है। आप पढ़े हैं, समवर्ती सूची पढ़ा दिए, हम बता भी दिए कि समवर्ती सूची में जो भी शामिल विषय हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों को होता है। लेकिन यदि एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दें तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तो यहाँ केंद्र को अधिक शक्ति मिल गई। वैसे ही तो केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है शासन बनाने में, शासन चलाने में, सरकार बनाने में, नियम कायदा बनाने में केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। तो यह भी एकात्मक सरकार या एकात्मक स्वरूप को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है केंद्र को राज्यों के निर्माण, नाम आदि में परिवर्तन की शक्ति। नए राज्य का निर्माण करना है, ध्यान सुनिएगा। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर के नया राज्य स्थापित करना है, बनाना है, या किसी पुराने राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो पहल केंद्र की तरफ से ही की जाएगी। केंद्र ही नए राज्य का निर्माण करेगा, नए राज्य पुराने राज्य के नाम में परिवर्तन करेगा। किसी भी प्रकार का संशोधन राज्यों से संबंधित केंद्र के द्वारा होगा, संसद के द्वारा होगा, विधानमंडल में नहीं होगा। विधानमंडल में उसी विधानमंडल की राय ली जाएगी जिस विधानमंडल या जिस राज्य से संबंधित वो क्षेत्र लिया जा रहा है, सहमति ली जाएगी। लेकिन प्रमुख भूमिका किसकी रहेगी? केंद्र की रहेगी। तो यहाँ भी केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है, तो एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, अलग बात है। लेकिन केंद्र जिस व्यक्ति को चाहेगा कि फला व्यक्ति को फला राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाए, तो केंद्र देगा वो नियुक्ति, राष्ट्रपति करेगा।
वो अलग बात है कि शपथ जो है उस राज्य का संबंधित न्यायाधीश दिलाता है हाई कोर्ट का, लेकिन नियुक्ति केंद्र के द्वारा ही होती है राष्ट्रपति के माध्यम से। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। हमारे देश में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता, जिसको हम सिंगल सिटीजनशिप भी कहते हैं। यह भी भारत के संविधान के एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है कि हमारे देश का संविधान एकात्मक है, एकल नागरिकता। क्योंकि यदि भारत के लोगों को दोहरी नागरिकता मिलती, देश के साथ राज्यों की भी नागरिकता, तो फिर संघात्मक को दर्शाता, लेकिन यह एकात्मक को दर्शा रहा है, एकल नागरिकता। नेक्स्ट है आपातकाल में केंद्र को शक्ति। ध्यान से सुनिएगा, आपातकाल जब लागू हो जाता है, जब हमारे देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण कर देता है या युद्ध के हालात उत्पन्न हो जाते हैं, तो अनुच्छेद 352 के द्वारा, आर्टिकल 352 के द्वारा राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, करता है। और जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो राज्य की जो सरकारें हैं उनका नियम कायदा स्वतः समाप्त हो जाता है, और उस समय जो केंद्र कानून बनाता है, जो संसद कानून बनाती है, वही पूरे भारत के राज्यों में लागू होता है। राज्यों का शासन समाप्त हो जाता है जब तक राष्ट्रीय आपात की स्थिति रहती है तब तक। तो स्पष्ट है कि आपातकाल में केंद्र को जो शक्ति मिल रही है वही एकल या एकात्मक स्वरूप को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की पहल केंद्र को। संविधान संशोधन आप पढ़े हैं या जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन होता है, लेकिन संविधान में संशोधन केंद्र के द्वारा ही पहल किया जाता है। वह अलग बात है कि कुछ संशोधनों में राज्य की सहमति आवश्यक होती है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए, तो सभी में नहीं। कुछ ऐसे विशेष संशोधन है जिसमें ही केवल राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, बाकी शेष में नहीं। तो जिनमें सहमति की आवश्यकता होती भी है, उस संशोधन की पहल भी पहले कहाँ से होगी? केंद्र से ही होती है, संसद से ही संशोधन शुरू होता है। तो यहाँ भी हम देखें कि यह प्रावधान भी भारतीय संविधान के एकात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। तो यह एकात्मक स्वरूप को हो गया। नेक्स्ट है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य में, ध्यान से सुनिएगा इसको, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति जो है उस राज्य में, उस राज्य के राज्यपाल के सुझाव पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है। और जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस राज्य का जो नियम है, उस राज्य का जो शासन है, संसद के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार चलता है। संसद अर्थात फिर केंद्र पे डिपेंड हो जाता है। तो संविधान में जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लागू राष्ट्रपति करता है, जो केंद्र का है। कानून भी केंद्र ही बनाती है। तो यह प्रावधान भी भारत के संविधान को एकात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है कि भारत का संविधान एकात्मक है। नेक्स्ट है एकीकृत न्याय व्यवस्था। हमारे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति हो, सबके साथ एक समान न्याय होगा। यह नहीं कि वह उच्च अधिकारी के पद पर है तो उसको अलग न्याय मिलेगा, उसके साथ भेदभाव पक्षपात होगा, ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी लिंग का हो, महिला हो पुरुष हो, इसका कोई वो नहीं है। जाति धर्म संप्रदाय लिंग भाषा क्षेत्र, इन किसी भी आधार पर न्याय के लिए कोई भेदभाव कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो एकीकृत शासन व्यवस्था, एकीकृत न्याय व्यवस्था है हमारे देश में। तो यह भी भारत के संविधान के एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संधि में, या अंतर्राष्ट्रीय संधि जो होती है, दूसरे देशों से जो संधि होती है वो शक्ति भी केंद्र के पास है, राज्यों के पास नहीं। पड़ोसी देशों से कैसे विदेश नीति अपनानी है, किस देश से कैसे हमें संबंध स्थापित करना है, तो इसका भी पूरा दायित्व केंद्र को दिया गया है, न कि राज्य सरकार को। तो यह स्वरूप भी भारत के संविधान के एकात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है।
तो इस तरह से हम भारत के संविधान के एकात्मक स्वरूप की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो हमारे देश के संविधान के एकात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है, इन सब चीजों को पढ़े। हमें आपको यह आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं संघात्मक स्वरूप, अर्थात भारत के संविधान में कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो भारत के संविधान को संघात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं कि भारत का संविधान एकात्मक नहीं बल्कि संघात्मक है। तो एकात्मक में तो है, लेकिन संघात्मक में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो संविधान को संघात्मक स्वरूप भी प्रदान करते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक बार नजर देख लेते हैं। पहला ही है संघ व राज्य के बीच शक्ति विभाजन। संघ व राज्य के बीच शक्ति विभाजन 7वीं अनुसूची आप लोग पढ़े हैं, उसमें केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ शक्तियां केंद्र को दी गई है तो कुछ शक्तियां राज्य को भी दी गई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शक्ति एक ही जगह सीमित नहीं है। यदि एक ही जगह रहती तो एकात्मक हो जाता, लेकिन शक्तियों का बंटवारा हुआ है। राज्य सूची में जो विषय आते हैं उस पर कानून बनाता केवल राज्य की सरकार, केंद्र सूची में जो विषय उस पर केंद्र बनाता है। तो शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हो जा रहा है, कुछ राज्यों को भी दिया जा रहा है तो कुछ संघ को, संघ अर्थात केंद्र को दिया जा रहा है। संघ का मतलब केंद्र होता है। तो शक्तियों का विभाजन हो जा रहा है, तो यह संघात्मक स्वरूप को दर्शाता है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकार। केंद्र की सरकार अलग है, जो जिसका नियंत्रण संसद अर्थात दिल्ली में होता है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके अलावा हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है, हर राज्य का अलग मुख्यमंत्री होता है, वो अपना अलग सरकार बनाकर अपना शासन लागू करता है, चलाता है। तो केंद्र व राज्य में अलग अलग सरकार भी भारत के संविधान के संघात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है कि भारत का संविधान एकात्मक नहीं बल्कि संघात्मक है। आशा करता हूं कि ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या नहीं समझ में आया है, कहाँ नहीं समझ में आया है, तो हम वहां जरूर डिस्क्राइब करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका आशय यह है कि जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, उस पर केंद्र का कोई बंधन नहीं है, केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं है, किसी भी चीज का कोई नियंत्रण नहीं है। यदि नियंत्रण रहता तब वह एकात्मक हो जाता। वह स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका का जो स्वरूप है वह भारत के संविधान के संघात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश का जो संविधान है वही सर्वोच्च है। संविधान में संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। तो संविधान की सर्वोच्चता भी भारत के संघात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है संसद में राज्यसभा अर्थात जो उच्च सदन कहलाता है की उपस्थिति। संसद में राज्यसभा जो है, राज्यसभा को यह पावर दिया गया है कि किस विषय को राज्य सूची में रख सकती है। यदि राज्यसभा को लगे कि नहीं इस विषय को तो राज्य सूची में रखना चाहिए, तो राज्य सूची में राज्यसभा ही रख सकती है या फिर वहां से हटा सकती है। तो संसद में जो अंग पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो राज्यसभा जो उच्च सदन कहलाता है उसकी उपस्थिति भी भारत के संघात्मक स्वरूप को दर्शाता है कि भारत का संविधान संघात्मक। नेक्स्ट है और अंतिम है संविधान संशोधन में राज्यों की सहमति। तो संविधान के संशोधन को हम कई बार पढ़े हम लोग कि कुछ ऐसे संशोधन हैं जिसमें राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए। तो कुछ संशोधनों में होनी चाहिए, सभी में तो नहीं, लेकिन कुछ संशोधनों में होनी चाहिए जिसे विशेष संशोधन कहते हैं हम। तो राज्यों को भी यहाँ पर भागीदारी या उनको भी एक शक्ति दिया जा रहा है। तो यह स्वरूप भी भारत के संविधान के संघात्मक स्वरूप को दर्शाता है। तो इस तरह से हम लोग आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान की प्रकृति को पढ़े कि भारतीय संविधान की दो प्रकृति है, एकात्मक और संघात्मक, और एकात्मक स्वरूप की जो विशेषता है उसको विधिवत पढ़े, साथ ही साथ संघात्मक स्वरूप की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो बातें संघात्मक स्वरूप को दर्शाती हैं उनको पढ़े। और जाते जाते हम कहना चाहेंगे कि इन दोनों टॉपिक से, चाहे एकात्मक विशेषताएं हैं चाहे संघात्मक, कुछ भी आप लोगों को लेस मात्र भी मन में शंका, संशय, संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
हम पूरा विश्वास से कह रहे हैं कि आपको कमेंट बॉक्स के द्वारा ही वहां पर हम पूरा उसका डिस्क्राइब करके व्याख्या करके आपको स्पष्टीकरण देंगे, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का शंका संशय न रह जाए। तो हमें ऐसा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज का यह क्लास भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जाते जाते कहना चाहेंगे कि हमारे इस पैरामाउंट एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। आप सबको एक बार फिर से सादर नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।